हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है अकाउंटिंग टर्म्स। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट आती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा बेटा हमारा अकाउंटिंग टर्म्स का, वो होगा बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बच्चे, ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन करना। क्या होता है बेटा? लेन देन करना। ठीक है, अब मान के चलो जब बिजनेस है और ये है एक पर्सन, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुई। क्या हुई? ट्रांजेक्शन मतलब कि बिजनेस ने मान के चलो कुछ सामान बेचा। लेट्स सपोज ये जो बिजनेस है ये सामान बेचता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन इसने बेची इस पर्सन को और इसने उसको क्या दिया? पैसा दिया। क्या दिया बेटा? पैसा दिया। क्या दिया? पैसा दिया। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें बेटा पैसा इन्वॉल्व होता है उसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। स्पेशली इसमें दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि जो बिजनेस होता है वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इस वजह से इसको भी एक पर्सन माना जाएगा और ये एक अलग पर्सन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन की, तो बेटा वो होता है लेन देन, जो कि होना चाहिए बेटा मनी टर्म्स में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे बेटा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हो सकता है बेटा जैसे आपने परचेज की है गुड्स। अगर बेटा गुड्स परचेज करते हो तो यहाँ पे बेटा पैसा आ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन। अगर हम बात करते हैं जैसे आपने परचेज की मशीनरी, अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो और ऐसे में या सेल करते हो, इवन अगर आपने सेल भी की तो वो भी आपका क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। तो आपको जो मेन कीवर्ड जो आपको इसमें याद करने हैं वो है बेटा, एक तो ये कि ये मनी टर्म्स में होना चाहिए, प्लस दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसमें उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की हमारी, जो है हमारा बेटा कैपिटल, जो कि है बेटा हमारा कैपिटल। अगर हम बात करते हैं बेटा कैपिटल की, तो देखो कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, हम दोनों की बात करेंगे इसमें। कैपिटल ड्राइंग्स होता क्या है बच्चे? मान के चलो ये बिजनेस है, और ये है ऑनर। कौन है बेटा? ये ऑनर। ऑनर जो भी पैसा देगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। और ऑनर बिजनेस से जो भी पैसा लेगा, मान के चलो इसने दिए 1,00,000 रुपए, बट समहाउ इसको कुछ जरूरत पड़ गई तो इसने 5,000 रुपए ले लिए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स। नाम से ही पता चला ड्रॉ का मतलब निकालना। तो बिजनेस से अगर ऑनर कुछ भी निकालेगा तो उसको ड्राइंग्स कहेंगे। वो कैश भी हो सकता है और बेटा वो गुड्स भी हो सकते हैं। मान के चलो ये कपड़े बनाता है, तो ऐसे में उसने कोई कपड़े ले लिए तो वो गुड्स कहलाते हैं, तो वो भी ड्राइंग्स हो सकती है। तो ड्राइंग्स में बेटा 3 चीज आती है, या तो कैश आएगा, या तो गुड्स आएगा, या तो कोई असेट आ जाएगी। ठीक है, मान के चलो बिजनेस में टीवी लगी हुई है जो इसको बहुत पसंद है, इसने कहा मैं वो टीवी लेके जा रहा हूँ, तो देखा जाए वो तो है वैसे असेट, लेकिन वो लेके जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स 3 तरीके की होती है, गुड्स के रूप में भी हो सकती है, असेट्स के रूप में भी हो सकती है, कैश या बैंक के रूप में भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि अगर ऑनर पैसा लगाएगा तो कैपिटल बोलेंगे, और पैसा निकालेगा या कुछ भी सामान लेगा बिजनेस से तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर पॉइंट? पर याद रखो ड्राइंग्स के अंदर कि एक तो वो इन तीनों में से कुछ भी चीज निकाले, दूसरा वो पर्सनल यूज के लिए निकाले, राइट, अपने घर के यूज के लिए निकाले, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अब बात आ जाती है बेटा तीसरे नंबर पे लायबिलिटी की। किसकी बेटा? लायबिलिटी की। अब लायबिलिटी क्या होता है बेटा? एक बात ध्यान रखो, लायबिलिटी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो आपको देना है, आपका मतलब बिजनेस को देना है। अगर ये बिजनेस है और इसको किसी पर्सन को, मान के चलो ये राम है जो सप्लायर था, इसने माल उसको दिया था और बिजनेस ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं फ्यूचर में आपको अमाउंट दे दूंगा, तो बेटा वो क्या हो जाती है? लायबिलिटी। और ये आप इसको उधार भी बोल सकते हो। ये बिजनेस के ऊपर एक तरह का उधार होता है जो फ्यूचर में पे करना होता है। अब लायबिलिटी को अगर आप बेटा फर्दर डिवाइड करोगे तो बेटा लायबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, और एक हो जाती है बेटा आपकी करंट लायबिलिटी। क्या हो जाती है बेटा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बेटा आपको विद इन 12 मंथ्स के अंदर पे करनी होती है, या आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर पे करनी होती है। और नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो आपको मोर देन 12 मंथ्स के अंदर आपको देनी होती है। मोर देन 12 मंथ्स मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम अगर आपको लगता है उसको पे करने में, तो उसको हम बोलते हैं नॉन करंट। और अगर आप 12 महीने या 1 साल के अंदर पे कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा? आगे हम बात करेंगे बेटा असेट्स की। तो असेट्स क्या होती है? असेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा इसकी, और लायबिलिटी और असेट्स आने के चांसेस हमेशा रहेंगे आपके एग्जाम में।
असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? असेट्स के साथ एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि पहला पॉइंट तो बेटा ये कि वो पहला पॉइंट ये कि असेट्स बेटा आपको हेल्प करे मनी अर्न करने में। क्या बेटा? मनी अर्न करने में। अगर कोई भी चीज अगर आपको मनी अर्न करने में हेल्प करती है, आपको मतलब बिजनेस को अगर हेल्प करती है तो उसको हम बोलते हैं असेट, या आप कह सकते हो इसमें वो हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में। बेटा वो हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में। अगर बिजनेस को रन करने में अगर वो हेल्प करती है तो वो भी हमारी असेट कहलाती है। थर्ड पॉइंट है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, जो कि आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देती है, जो कि आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप किसी बिजनेस में कोई भी चीज देखते हो तो वहां पे आपको 2 चीजें देखनी है। क्या वो मनी को अर्न करने में हेल्प कर रही है बिजनेस की? क्या वो बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है? अगर वो दोनों चीजें अगर उसके अंदर है तो इसका मतलब वो हमारी असेट है। जैसे बिजनेस में अगर आप देखते हो मशीन्स, तो मशीन अगर नहीं होगी तो बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारी असेट हो जाती है। बिल्डिंग, तो बेटा बिल्डिंग अगर नहीं होगी तो वो बिजनेस कहाँ करेगा? रोड पे तो करेगा नहीं, तो ऐसे में बेटा बिल्डिंग भी क्या होगी? असेट होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप असेट बोल सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें देखने के बाद। अगर उस चीज में अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो हमारी असेट कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर बेटा बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो फर्नीचर की बात करते हैं। एक ऐसे ज्वेलरी शॉप है जहाँ पे फर्नीचर है बहुत अच्छे से वेल मेंटेन कर रखा है, सबको लाइटिंग वाइटिंग करके, और वहीं दूसरी एक ऐसी शॉप है जहाँ पे ना तो फर्नीचर ना तो यहाँ पे लाइटिंग उन्होंने अच्छी की हुई है। तो ऐसे में सेल किसकी सबसे ज्यादा होगी? और इसी बात है जिसमें फर्नीचर लगा हुआ है। फिर ज्वेलरी का एक ऐसा काम होता है जहाँ पे पर्सन आता है और आराम से बैठ के, जो कस्टमर है वो आराम से अपना 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगा के तब जाके डिसाइड करता है, क्योंकि वहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो कई हजारों लाखों रुपए की होती है इस वजह से। तो यहाँ पर आपको ये देखने वाली बात है कि जो फर्नीचर है वो बिजनेस की हेल्प कर रहा है बिजनेस को पैसा कमाने में और साथ में रन करने में भी। तो फर्नीचर भी हमारी क्या हो जाती है बेटा? असेट हो जाती है। तो 3 एग्जांपल, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो जाती है बेटा हमारी असेट में हो जाती है। जैसे कैश की भी अगर हम बात करें तो बिना कैश के बेटा बिजनेस चल नहीं सकता, तो वो भी हमारी एक तरह की असेट मानी जाएगी। ठीक है बेटा। अब आगे का पॉइंट जो हम करेंगे बेटा वो हम करेंगे कि असेट्स कितने टाइप की होती है। तो बेटा असेट्स अगर आप देखोगे तो असेट्स के बेटा कितने टाइप है। पहला पॉइंट है बेटा नॉन करंट असेट। कौन सी बेटा? नॉन करंट असेट। ठीक है। उसके बाद हो जाती है बेटा आपकी करंट असेट। तो जैसे हमने लायबिलिटी में देखा था तो नॉन करंट असेट बेटा वो असेट होते हैं जो बेनिफिट देते हैं आपको मोर देन 1 ईयर का, और करंट असेट वो असेट होती है जो बेटा आपको 1 साल के कम टाइम के लिए 1 साल तक आपको बेनिफिट देती है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करते हैं तो मान के चलो आपको अगर हम कह सके कि बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे, तो इसका एग्जाम्पल होगा प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा इसका एग्जांपल होगा बेटा आपका प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट नहीं देता, वो लेस देन 1 ईयर का देता है। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया कि आपने एडवांस में खर्चा कर दिया। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हो प्रीपेड, ठीक है, एक दो महीने या 3 महीने का आप एक साथ ही रिचार्ज करा लेते हो। पहले रिचार्ज कराते हो, बाद में उसको यूज करते हो। तो ये ऐसा जो खर्चा होता है जो आपको बेनिफिट दे रहा है लेस देन 1 ईयर का, तो उसको हम बोलते हैं बेटा करंट असेट। और अगर हम बात करते हैं नॉन करंट असेट की, तो बेटा ये वो असेट होती है जो आपको मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट देती है। जैसे आप कह सकते हो बेटा फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सभी एग्जाम्पल आपके होते हैं नॉन करंट असेट्स के। आप इसको फर्दर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि नॉन करंट असेट वो असेट होती है जिसको कैश में कन्वर्ट होने में 1 साल से ज्यादा समय लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्नीचर, पर अगर आप फर्नीचर खरीद के लेके आते हो तो ऑब्वियसली बात है 5-6 साल आपका चलता है, उसके बाद ही आप उसको बेच के नया फर्नीचर खरीदोगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टॉक की, तो बेटा जो स्टॉक है वो आपका हर 3 महीने में खत्म हो जाता है। कभी कभी अगर आपका बिजनेस अच्छा चला तो आपको 1 महीने में ही खत्म हो जाएगा। तो जो स्टॉक हो गया बेटा, आपका कैश हो गया, ये सभी के सभी बेटा 1 साल से कम समय के लिए आपको बेनिफिट देते हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपके क्या हो जाते हैं बेटा करंट असेट के हो जाते हैं। हाँ, डेटर भी एक इसका एग्जांपल है नो करंट असेट का। डेटर क्या होता है कि आपने किसी को उधार में सामान बेचा है, अब वो आपका बन गया डेटर, उसने पैसा नहीं दिया आपको, लेकिन वो पैसा आपको आने वाले समय में दे देगा। तो बेटा वो आपको जो आने वाले समय में जो पैसा देगा वो मोस्टली 3 महीने 4 महीने के अंदर वो आपको पैसा दे देता है। तो ऐसी असेट जो आपको कन्वर्ट हो जाए कैश में लेस देन 1 ईयर के अंदर, तो वो भी हमारी करंट असेट में काउंट होती है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं इसको और फर्दर, अगर हम इसको डिफाइन करें तो नॉन करंट असेट करंट असेट के बाद बेटा आ जाता है फिक्टिशियस असेट्स। बेटा क्या आ जाती है? फिक्टिशियस असेट्स आ जाती है। ये बेटा वो असेट्स होती है जो कि एक्चुअल में असेट नहीं है, जो कि बेटा एक्चुअल में असेट नहीं है, वो हमारे खर्चे होते हैं। जब आप लार्ज स्केल पे जब खर्चा कर देते हो
तो हम एक बार में उसको दिखा नहीं सकते अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, नहीं तो आपको बहुत भारी लॉस देखने को मिलेगा। ये नॉर्मली आपका एक्सपेंस आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होता है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये नकली एसेट्स होती है, राइट, ये नकली एसेट्स होती है बेटा। इसका बेनिफिट आपको भले ही आपको मोर देन 1 ईयर का मिलेगा, लेकिन आप इसको उस खर्चे को आप एक ही अकाउंटिंग ईयर में नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में शो कर देते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें से माइनस करते चले जाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स बेटा आपका एक एग्जांपल है असेट्स का। तो असेट्स को बेटा आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, नॉन करंट, करंट और फिक्स्ड असेट्स के अंदर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम। 5th पॉइंट है बेटा हमारा रिसिप्ट्स। क्या है बेटा? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होते हैं बच्चे? आप इसको रिसीट भी कह सकते हो, वो प्रोनाउंसिएशन अपने ऊपर है। आप उसको, आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप उसको रिसीट बोलोगे, अदरवाइज इसको रिसिप्ट बोलोगे। तो बेटा रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट बेटा वो चीज होती है जो भी आपको पैसा आपने कमाया, या आप कह सकते हो कि रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो आपको रिसीव हो गई हो या रिसीव होने वाली हो फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी एक ऐसा अमाउंट जो आपको या तो रिसीव हो गया हो या आप रिसीव करने वाले हो, किस वजह से? या तो आपने असेट्स बेची हो, या तो आपने गुड्स बेची हो, या आपने अपनी सर्विस बेची हो। सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोचिंग जाते हो पढ़ने के लिए, तो वहां पे टीचर क्या होता है, वो आपको अपनी सर्विस देता है और आप उसके लिए पे करते हो। तो रिसिप्ट या रिसीट वो अमाउंट है जो आप रिसीव कर चुके हो या रिसीव करने वाले हो। किस वजह से रिसीव करने वाले हो? या तो आप अपनी कोई एसेट बेच दोगे, या तो अपने कोई गुड्स बेच दोगे, या तो कोई सर्विसेज आप रेंडर करोगे या उसको दे दोगे। ठीक है, तो रिसिप्ट का मतलब है कुछ भी ऐसा पैसा जो आने वाला है, पैसा जो आने वाला है, या फिर आ गया है, या तो आने वाला है या तो आ गया है, उसको हम बोलते हैं रिसीट। अगर बेटा हम रिसीट की बात करें तो बेटा ये 2 तरीके की होती है हमारी। तो 2 इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा हम। एक होता है बेटा आपका रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होती है बेटा रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होती है बेटा कैपिटल रिसीट। क्या होती है बेटा? कैपिटल रिसीट होती है। 2 तरीके की रिसीट है, एक होती है बेटा रेवेन्यू रिसीट, एक होती है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है बेटा जो डेली बेसिस पे आपको इनकम मिले। डेली बेसिस का मतलब है जो 1 साल के अंदर अंदर दोबारा रिपीट हो जाए, भले 1 महीने में रिपीट हो या 12 महीने में रिपीट हो, बट वो रिपीट हो जाए जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर अंदर। एक कैपिटल रिसीट बेटा वो रिसीट होती है जो साल, 2 साल, 3 साल में कभी कभी आपको रिकवर करती है, या रिटर्न होती है, या फिर वो आपका कवर हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट की, तो बेटा इसका जो एग्जांपल है बेटा वो एग्जांपल आपका हो सकता है सेल्स ऑफ गुड्स। अगर आप बात करते हो सेल ऑफ गुड्स की, तो बेटा सेल ऑफ गुड्स आप डेली करते हो तो डेली आपको इनकम हो जाती है उसकी। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा कैपिटल रिसीप्ट की, तो ये नॉर्मली होती है बेटा असेट्स को बेचकर। इसको बेटा असेट्स को बेचकर, अगर आप असेट्स को बेचते हो तो बेटा उसको बेचने के बाद जो पैसा मिला आप उसको क्या बोलोगे? कैपिटल रिसीप्ट बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? कैपिटल रिसीप्ट बोलोगे, क्योंकि असेट्स आप डेली नहीं बेच सकते, हर साल नहीं बेच सकते, हर 2-3 साल में आप एक बार बेचते हो, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। और रेवेन्यू रिसीप्ट का मतलब हो गया जो आपको डेली बेसिस पे आपको इनकम होती रहे। अगर आप रद्दी भी बेचते हो तो बेटा आपको पता होगा कि जो भी अखबार जो भी रद्दी है आपकी, वो जो आप बेचते हो बेटा वो हर 2-3 महीने 4 महीने में आप उसको दोबारा बेच देते हो, मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो दोबारा इनकम रिपीट हो जाती है। तो जो इनकम 1 साल के अंदर अंदर रिपीट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट, और जो इनकम आपकी साल, 2 साल, 3 साल में रिपीट हो तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। या मोर देन 1 ईयर के बाद अगर वो रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इस खर्चों की। भाई पैसे तो आपने कमा लिया, इनकम तो आपने कमा ली, पैसा तो आ गया ना बेटा, इसे पैसा तो आ गया। अब बात करेंगे बेटा एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करेंगे बेटा? एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। लिखा है एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो आपने या तो खर्च कर दिया या आप खर्च करने वाले हो, मतलब लायबिलिटी आपके ऊपर। किस वजह से बेटा वो लायबिलिटी बन गई है? किस वजह से आपने खर्च किया? आपने खर्च किया है किसी असेट्स को अक्वायर करने के लिए, किसी असेट्स का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, या गुड्स को खरीदने के लिए, या सर्विसेज किसी की लेने के लिए। वो सभी खर्चे आपके क्या कहलाते हैं बेटा? एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। ये मैंने बेटा पूरा नहीं लिखा। एक्सपेंडिचर अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो बेटा 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है बेटा इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 तरीके के एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू। अब अगर आप देखोगे रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? जो डेली बेसिस पे आपका खर्चा हो, डेली बेसिस पे, या कह सकते हो कि 1 साल के अंदर रिपीट हो जाए, जैसे सैलरी,
रेंट, ये सारी चीजें आपकी कौन सी खर्चे हो जाते हैं बेटा, या ट्रांसपोर्ट का खर्चा कह लो आप, या इलेक्ट्रिसिटी बिल कह लो आप, टेलीफोन बिल कह लो। तो ये सारे जो भी बिल है, जो भी आपके खर्चे है बेटा, वो एक साल के अंदर अंदर रिपीट हो जाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम कह लो, वो भी एक साल के अंदर रिपीट हो जाता है, बशर्ते अगर आप उसको 3 साल का भी कर लेते हो तो भी अगर देखा जाए तो हर साल के बेस पे ही आपने पेमेंट करी है वहां पे भी। तो रेवेन्यू आपका जो एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर होता है जो डेली बेसिस पे होता है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो बेनिफिट होता है बेटा लेस देन 1 ईयर का मिलता है। तो पहला पॉइंट तो बेटा ये हो गया कि डेली बेसिस का होता है। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा इसका जो बेनिफिट है वो लेस देन 1 ईयर का मिलता है। कितना मिलता है बेटा, लेस देन 1 ईयर का मिलता है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका टोटली अलग है। पहला पॉइंट कि डेली बेसिस का नहीं होता, ये डेली बेसिस का नहीं होता। दूसरा, इसका जो बेनिफिट होता है बेटा, इसका जो बेनिफिट होता है बेटा वो आपको मिलता है मोर देन 1 ईयर। क्या बेटा, मोर देन 1 ईयर का आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, तो बेटा बिल्डिंग आप हर साल तो खरीदोगे नहीं, तो ऐसे में उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा बेटा, मोर देन 1 ईयर का मिलेगा। मे बी 30-40 सालों तक आपको मिले उसका बेनिफिट। और ऊपर से वो आप डेली नहीं खरीदोगे, एक बार खरीदोगे देन आप चुपचाप बैठ जाओगे। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर बेटा आप डेली नहीं खरीदते, आपसे एक बार फर्नीचर खरीद लेते हो, फिर बिजनेस को चलने देते हो, देखो कब तक चलता रहता है, साल भर चले, 2 साल चले, 3 साल चले वो फर्नीचर। तो जब तक फर्नीचर चल रहा है वो चलता रहेगा। अगर इवन वो टूट भी गया तो ऐसे में उसको रिपेयर करके दोबारा यूज करने लग जाते हो। तो बेटा फर्नीचर हो गया, आप जो भी असेट कह लो बेटा, ये नॉर्मली असेट खरीदने में खर्च हो जाता है। ये बेटा नॉर्मली असेट खरीदने में जो भी खर्च होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन डेली बेसिस के जो भी खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे देखा ये डेली बेसिस का होता है, इसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर का मिलता है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये डेली बेसिस का नहीं होता, प्लस इसका जो बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 ईयर का मिलता है। अगर हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो बच्चे ये वो टॉपिक है जिसके अंदर इन दोनों को ही सम करके कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये निकलेगा। ठीक है, ये मम्मी पापा, ये पापा ये मम्मी, और दोनों को प्लस किया तो बच्चा आ गया। कैसे हुआ बेटा वो देखो जरा। पहला पॉइंट ये डेली बेसिस का होता है, पहला पॉइंट जिसने इसमें से ले लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जो बेनिफिट है, इसका जो बेनिफिट है वो यहां से ले लेगा, वो होगा बेटा मोर देन 1 ईयर का। बेटा वो क्या होगा, मोर देन 1 ईयर का होगा। तो पहला पॉइंट कि डेली बेसिस का होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 ईयर का होता है बच्चे। एग्जाम्पल के नाम पे अगर हम बात करें तो बेटा वो होता है आपका, एग्जाम्पल के नाम पर बात करें तो बेटा वो होगा हैवी एडवर्टाइजमेंट। हैवी एडवर्टाइजमेंट, अगर आप बेटा एडवर्टाइजमेंट की बात करते हो तो बेटा एडवर्टाइजमेंट आपको एक तो डेली बेसिस पे होता है। अगर आप एयरटेल की बात करते हो, रिलायंस जियो की बात करते हो, अगर आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट की बात करो, इवन कोलगेट की बात करो, कोई भी, तो बेटा डेली बेसिस के खर्चे करते हैं, राइट। एडवर्टाइजमेंट डेली आती है उसकी, लेकिन उसका बेनिफिट उसको मोर देन 1 ईयर का मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा वो हम बात करते हैं। देखो, अगर मान के चलो अगर मैं अपने कोचिंग सेंटर्स का अगर मैं अभी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, तो पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैंने आज एडवर्टाइजमेंट किया है तो मुझे आज शाम से मेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे बेनिफिट मिलेगा मे बी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या 4-5 दिन बाद। ठीक है, और इससे मेरे बेनिफिट, और ये भी हो सकता है कि आने वाले 1-2 सालों तक मुझे बच्चे याद रखें उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो इस वजह से अब जैसे एक एग्जांपल वो लेते हैं, जैसे हज कंपनी आई थी एक बार इंडिया के अंदर। तो हज कंपनी मोबाइल की है, रिचार्ज कंपनी, तो आपको टॉक टाइम देती है, सारी चीजें, जैसे आपका रिलायंस हो गया, आपका वोडाफोन हो गया। तो ये सारी जो कंपनी है आपकी, इस कंपनी ने भी स्टार्टिंग में बहुत सारा खर्चा किया था अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, लेकिन उसके बाद वोडाफोन कंपनी ने उसको टेक ओवर किया। और देखा जाए तो अगर अभी भी कुछ जो लोग हैं जिन्होंने हज कंपनी के बारे में सुना था वो अभी भी उसको याद रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जियो कंपनी की, अभी वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है, अभी आपको उसके बारे में याद है। लेकिन अगर बाई चांस अगर बंद हो जाती है तो ऐसे में अगर 4-5 साल बाद, 50 साल बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप जियो कंपनी को जानते हो, तो इसी बात है आप बोलोगे कि हाँ। तो बेटा इसका बेनिफिट जो होता है वो बेटा आपको मोर देन ईयर का मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो 3 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने आपको क्लियर किया। अगेन बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है बच्चे। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसकी बात करेंगे बेटा वो हम करेंगे एक्सपेंसेस की। बेटा क्या बात करेंगे, एक्सपेंसेस। ये क्या था बेटा, ये था हमारा एक्सपेंडिचर। ये क्या था बेटा, हमारा एक्सपेंडिचर था बेटा, ध्यान रखना है क्या था बेटा, हमारा एक्सपेंडिचर था। अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सपेंसेस की, तो बच्चे यहाँ पर एक्सपेंसेस को हम थोड़ा अलग से डिफाइन करेंगे। आपको भी सर एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर फर्क क्या हो गया, ये भी तो खर्चे ही होते हैं, राइट। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, लेकिन बेटा इस खर्चे में हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए खर्चों को। लेकिन ये जो खर्चा होता है बेटा वो होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला खर्चा। अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे बेटा वो देखो जल्दी से। एक्सपेंसेस के बारे में बेटा ये बोला जाता है कि एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। आप बेटा पैसा कमाने के लिए, बेटा पैसा कमाने के लिए जो भी खर्चा करोगे, पैसा कमाने के लिए बेटा आप जो भी पैसा कमाने के लिए खर्चा करोगे उसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के नाम पे बेटा क्या लिख सकते हो बेटा, एग्जाम्पल के नाम पे क्या लिख सकते हो बेटा इसमें, आप बेटा एग्जाम्पल के नाम पे लिख सकते हो, एग्जाम्पल के नाम पे लिख सकते हो बेटा इसके अंदर आप बोल सकते हो बेटा रेंट आपने दे
क्या हो जाते हैं बेटा, आपके ऐसे खर्चे हैं जिसको देने के बाद आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया डेली बेसिस का, वो सारे आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। इवन अपने एम्प्लॉयज़ का अगर आप चाय पिलाने के लिए भी खर्चा करते हो तो बेटा वो भी आपके एक्सपेंसेस ही कहलाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो एक्सपेंसेस के बाद बेटा हम बात करेंगे बेटा इनकम की, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे इनकम की। और इनकम क्या होता है बेटा, इनकम का मतलब वही जो पैसा आपके पास आया, जो भी आपने पैसा कमाया उसको हम बोलते हैं इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आपके घर में अगर आपके पापा जॉब करते हैं तो आपके पापा जितने पैसे कमाते हैं आप उसको क्या बोलते हो, इनकम बोलते हो। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में थोड़ा सा अलग कर रखा है। इनकम का मतलब बेटा प्रॉफिट बोला हुआ है। इनकम का मतलब बेटा क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट। इनकम कैसे निकालते हैं बेटा वो देखो, इनकम निकालने का तरीका क्या है बेटा, इनकम निकालने का तरीका जो हमें बताया गया है बेटा, इनकम निकालने का तरीका होता है रेवेन्यू माइनस में एक्सपेंस। अब आप कहोगे सर रेवेन्यू क्या होता है, बेटा जो आपके पापा ने कमाया उसको बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। और जो भी खर्चा किया वो तो एक्सपेंस होगी आपका डेली बेसिस का, जो भी आपके घर में हुआ, रोज वाले का खर्चा हो गया, आपकी ट्यूशन फीस हो गई, स्कूल की फीस हो गई, आपका रेंट हो गया, ये सब कुछ आपके एक्सपेंसेस हो गए। आपके पापा ने कमाए 10,000 रुपये, आपके पापा ने कमाए 10,000 रुपये और आपका खर्चा हो गया बेटा 8,000 रुपये का, सब कुछ मिला के। तो जो बचा उसको हम बोलेंगे बेटा इनकम, उसको हम बोलेंगे इनकम। आप कहोगे सर इनकम ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो गया, या आप कह सकते हो उसको सेविंग भी कह सकते हो कि ये आपकी सेविंग हो गई। तो बेटा वही बात है कि इनकम को इन्होंने एज अ प्रॉफिट ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इनकम को आप ये नहीं बोल सकते कि आपने जो भी पैसा कमाया वो इनकम है। बेटा इनकम तो वो रेवेन्यू हो गई, आप जो भी पैसा कमाओगे उसका रेवेन्यू कहेंगे, जो खर्च किया वो उसको एक्सपेंस बोलोगे, और आपस में मैच करके जो अमाउंट आएगा उसको आप बोलोगे इनकम। ये एक तरह का प्रॉफिट भी होता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बेटा प्रॉफिट की भी, अगर हम प्रॉफिट को भी अगर बेटा डिफाइन करेंगे तो प्रॉफिट को हम डिफाइन करेंगे प्रॉफिट इज काइंड ऑफ इनकम। तो बेटा आपकी जो इनकम है और जो प्रॉफिट है वो दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट में कि प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस। तो बिजनेस से जो भी इनकम कमाई उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। तो इनकम कैसे निकाली बेटा आपने इनकम निकाली रेवेन्यू, जो भी आपके पापा ने कमाया, जो भी बिजनेस ने कमाया उसमें से माइनस कर दो उसके खर्चे, उसके एक्सपेंस, तो आया रेवेन्यू, तो आया बेटा इनकम। और इनकम को आप बोलोगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कह सकते हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया जो नॉर्मली जो वो काम करता है, जो बिजनेस कामकाज करता है। अगर परचून की दुकान की बात करते हो तो उसका जो नॉर्मली जो काम है वो है सेल परचेज का, जो कुरकुरे बेच दिए, उसमें बिस्किट बेच दिए, वो जो नॉर्मल जो काम कर रहा है सेल परचेज का, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा गेन की। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा हमारा है वो गेन। गेन का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर से बाहर निकलते हो आपको 500 रुपये पा जाते हैं, तो ऐसा अमाउंट जो आपको बार बार पा रहा है, मतलब कह सकते हो कि बाई चांस आपको मिल गया वो प्रॉफिट, तो आप उसको क्या बोलते हैं बेटा गेन बोलते हैं। और प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो अमाउंट हो गया जो आप काम कर रहे हैं, वहाँ से आपको अगर खर्चे आपके कम हैं और आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है तो वो आपकी इनकम हुई और वहाँ से आपने प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन गेन होता है जो कभी कभी बाई चांस हो जाता है। ये नॉर्मली होता है बेटा सेल ऑफ असेट। अगर बेटा आप असेट को बेचते हो तो ऐसे में जो प्रॉफिट होगा उसको हम बोलते हैं गेन, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट आपको कभी कभी होता है, बाई चांस हो जाता है, तो उसको हम गेन का नाम दे देते हैं। तो अगर प्रॉफिट अगर आपको डेली बेसिस पे हो रहा है, मतलब आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन अगर बाई चांस वो आपको बेनिफिट मिल गया तो उसको हम गेन बोलेंगे। क्लियर पॉइंट। अब बात आती है बेटा लॉसेस की। तो बेटा लॉसेस बहुत ही सिंपल है। अब देखो जैसे रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस माइनस करते थे तो आपको इनकम आती थी, प्रॉफिट आता था। लेकिन अगर खर्चा ज़्यादा हो जाए, अगर ये 10,000 हो जाए और आप कमा रहे हो 8,000, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे लॉस। तो लॉस की डेफिनेशन इतनी हो सकती है कि एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू के तो उसको हम लॉस बोलेंगे, ठीक है। लॉसेज इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। खर्चों का ज़्यादा होना लॉस कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा परचेज की। परचेज वर्ड बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो परचेज नॉर्मली आप कैसे यूज़ करते हो कि आप मार्केट में गए, आपने कुछ सामान खरीदा, तो आप कहोगे कि मैं परचेज करके लेकर आया, राइट। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स में परचेज को हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ करते हैं बेटा। किसके लिए यूज़ करते हैं? गुड्स के लिए। अब आप कहोगे कि सर गुड्स क्या होता है? बेटा गुड्स होता है जो आप सेल करने के पर्पज़ से खरीदते हो, सेल करने के पर्पज़ से खरीदते हो बेटा, ठीक है। अगर आप बेटा सेल करने के पर्पज़ से बेटा खरीदते हो तो ऐसे में हम इसको बोलते हैं गुड्स। जैसे स्टेशनरी वाला अगर बुक्स खरीद के लेके आ रहा है तो बेचने के पर्पज़ से लेके आ रहा है, आपके सैंपल पेपर लेके आ रहा है, अगर वो अपनी दुकान में, तो अपनी दुकान में उसको बेचेगा।
तो अगर ऐसी चीज़ अगर वो दोबारा बेचने के पर्पज से खरीदेगा तो उसको हम गुड्स बोलेंगे और उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप फर्नीचर खरीद के लेके आते हो अपने घर के लिए तो उसको हम परचेज नहीं बोलेंगे, उसको हम बाय बोलेंगे, बाइंग आपने बाय किया। लेकिन अगर आप फर्नीचर की आपकी दुकान है और आप बाहर से फर्नीचर लेके आ रहे हो ताकि आप उसको बेच सको अपनी दुकान में जाके, तो हम उसको गुड्स बोलेंगे, हम उसको परचेज बोलेंगे। क्लियर पॉइंट? तो गुड्स वो आइटम होगी जो आप दोबारा सेल करने के पर्पज से खरीदते हो, और जब खरीदते हो तो उस वर्ड को हम परचेज बोल देते हैं। ठीक है, ओके। अगर आगे की बात है बेटा परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न, जो भी आपने खरीदा गुड्स वो अगर आप रिटर्न कर दो किसी भी कंडीशन से, आप संडे मार्केट गए, आपको सामान पसंद नहीं आया, आपने घर वापस जाने के बाद भी आप दोबारा गए मार्केट में और वो वापस करके आ गए, तो उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा सेल्स की, बेटा क्या बात करते हैं सेल्स की, तो जैसे गुड्स बेटा डिपेंड करता है परचेज के ऊपर, तो बेटा सेल्स भी गुड्स से ही रिलेट करता है। बेटा अगर आप गुड्स को बेचोगे तो उसको हम सेल बोलेंगे। फर्नीचर वाला जब फर्नीचर बेचेगा तो उसको वो सेल बोलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना मोबाइल जो आपने 1-2 साल जो यूज़ किया, अगर आप उसको सेल करोगे तो बेटा आप उसको सेल्स नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल शॉप वाला मोबाइल बेचेगा तो वो उसको सेल बोलेगा। ठीक है, तो ये बिजनेस की टर्म्स है, आप इंडिविजुअली अपने टर्म से इसको रिलेट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आपकी जो टर्मिनोलॉजी है आपकी खुद की पर्सनल लाइफ की वो अलग होती है और बिजनेस की थोड़ी सी अलग होती है। तो बिजनेस सेल्स उसी को बोलता है जो जिसमें वो डील करता है जिन चीज़ों में, और परचेज भी उन्हीं चीज़ों के लिए बोलेगा जिसमें वो डील कर रहा है। ध्यान रखो, जैसे एक कार का शोरूम है तो वो जो कार जब वो लेकर आएगा अपने पास अपने शोरूम में दिखाने के लिए, तो उसको वो गुड्स बोलेगा, उसके लिए परचेज यूज़ करेगा। लेकिन वही कार जब बेचेगा तो उसको वो सेल बोलेगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं बेटा तो आ जाता है बेटा सेल्स रिटर्न, आगे आ जाता है बेटा सेल्स रिटर्न। आपने कोई सामान बेचा, आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी ने कोई सामान बेचा, तो ऐसे में जो भी अमाउंट कस्टमर ने वापस कर दिया उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, मतलब बिका हुआ माल वापस हो गया, उसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा गुड्स को लेकर, और गुड्स मैंने आपको समझा दिया है कि जिस आइटम में आप डील कर रहे हो, आपका बिजनेस डील कर रहा है, उसको हम गुड्स बोलेंगे। ठीक है, ज्वेलरी शॉप के लिए बेटा जो ज्वेलरी जो गोल्ड है वो उसके लिए गुड्स है, लेकिन आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आप तो उसको सिर्फ पहनने के लिए यूज़ करोगे उसे। अगर हम बात करते हैं परचून की दुकान, तो खाने पीने का जो भी सामान उसके लिए वो गुड्स है, लेकिन आपके लिए वो गुड्स नहीं है क्योंकि वो उसमें डील कर रहा है, वो उसको बेच रहा है, लेकिन आप तो नहीं बेच रहे ना, आप उसको यूज़ करने के लिए, खाने के लिए आप उसको खरीद रहे हो। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे आ जाता है स्टॉक, जो गुड्स नहीं बिक पाए, जो गुड्स नहीं बिक पाए साल के एंड में, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? ओके, आगे बात करेंगे बेटा, ऑलमोस्ट कंप्लीट होते ही जा रहा है। उसके बाद जो बेटा टॉपिक है बेटा वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। क्या है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब एक ऐसा अमाउंट जो आपको मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है बेटा डेटर, एक होता है बेटा बीआर। आप बोलोगे बेटा डेटर क्या होता है? बच्चे डेटर वो लोग होते हैं, जैसे मान लो चलो आपकी परचून की दुकान है, कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि भैया कुरकुरे दे दो या 2 किलो आटा दे दो, 5 किलो आटा दे दो, आपने उसको दिया, उसने कहा कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा, ये वाली बात उसने अपने मुँह से बोली है, प्रॉमिस करके चला गया, तो ऐसे वो आदमी आपका डाटा बन गया। लेकिन अगर आप ये वाली बात उससे लिखवा लेते हो कागज पर, स्टैम्प पेपर पे, तो बेटा उसको हम बोलते हैं बीआर। उसको क्या बोलते हैं बेटा? बीआर, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है बिजनेस में जो भी पैसा आपको मिलने वाला है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो आपको डेटर से मिलता है, एक आपको मिलता है बीआर से। डेटर वो लोग होते हैं जैसे मुंह से प्रॉमिस करके चले जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे लिखवा लेते हो कागज पे तो उसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, बीआर बोलते हैं उसे। तो डेटर ही बीआर में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। आगे की बात करेंगे तो बेटा आ जाता है आपका ट्रेड पेबल। क्या आ जाता है बेटा? ट्रेड पेबल। क्या आ जाता है? ट्रेड पेबल। तो बेटा ट्रेड पेबल क्या होता है? जैसे ट्रेड रिसीवेबल था, जो पैसा आपको मिलने वाला था उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ऐसे ही बिजनेस में जो पैसा आपको देना है, आपके लिए ऊपर जो लायबिलिटी है उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। ये भी बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा क्रेडिटर, एक होता है बेटा क्रेडिटर, एक होता है बेटा आपका बीपी। क्या होता है बेटा? बिल्स पेबल, बीपी। क्रेडिटर बेटा वो लोग होते हैं, मान लीजिए चलो किसी ने आपको माल सप्लाई किया, तो आपने उसको प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं तेरे को पैसे दे दूँ 2 महीने के बाद, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया ना, तो ऐसे वो आदमी आपके लिए क्रेडिटर बनेगा। आपको भैया वो रामलाल जो है वो मुझे सामान देता है, लेकिन वो मेरा क्रेडिटर है क्योंकि मैं उसको पेमेंट करूँगा। लेकिन ये बात अगर आप लिख कर दे देते हो उसको, तो ये वाली बात आपके लिए बीपी में कन्वर्ट हो जाती है, आप बन जाते हैं बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये लिखित में होता है, ये ओरल होता है। तो अगर आपने उस पर्सन को प्रॉमिस कर दिया तो क्रेडिटर है, लेकिन अगर आपने लिख कर दे दी तो वो हो गया आपका बिल्स पेबल। आगे बात करेंगे तो बेटा आएगा आपका वाउचर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा वाउचर का।
आपको सर वाउचर क्या होता है बेटा? वाउचर होता है आपका एविडेंस होता है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आपको कैश मेमो या कुछ भी मिलता है, कोई बिल मिलता है, उसको बेटा वाउचर बोलते हैं, ध्यान रखना अकाउंटिंग टर्म्स में बच्चे। आगे की बात करेंगे बेटा तो आगे डिस्काउंट, आगे का बेटा पॉइंट हमारा डिस्काउंट है। आई थिंक मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं, आपको पता होगा डिस्काउंट होता है क्या। जो भी आपको छूट मिल जाती है, जो भी कस्टमर को अलाउ कर देते हैं अमाउंट की, भाई ये अमाउंट आपको देने की जरूरत नहीं है, 100 रुपये की चीज़ आपको 90 रुपये मिल जाएगी, तो ऐसे में जो 10 रुपये की जो छूट मिली है उसको हम बोलते हैं बेटा डिस्काउंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो है हमारा बैड डेब्ट्स। बेटा वो है हमारा बैड डेब्ट्स। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बैड डेब्ट्स देखो, बैड डेब्ट्स क्या होता है क्या? अगर डेटर्स पैसा देने से मना कर दे तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। डेब्ट्स शॉर्टकट है डेटर्स का, ये बेटा डेटर्स ही होता है, डेटर्स को शॉर्टकट में बोलते हैं डेब्ट्स। जैसे पापा हो गए पॉप्स, वैसे हो गया डेटर्स डेब्ट्स। तो बैड का मतलब है बुरे, और बुरे डेटर्स मतलब ऐसे डेटर्स जो आपको पैसा देने से मना कर देंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा? बैड डेब्ट्स बोलेंगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। बात आती है बेटा प्रोप्राइटर की, तो बेटा प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर प्रोप्राइटर तो नाम बहुत अजीब सा है, बहुत लंबा नाम है इसका। प्रोप्राइटर का मतलब होता है बेटा मालिक। क्या होता है बेटा? मालिक। बिजनेस का जो मालिक होता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, आप उसको ऑनर भी बोल सकते हो। और इसके लिए जो अकाउंट जो यूज होता है वो होता है बेटा कैपिटल और ड्राइंग। अगर पैसा लगाएगा तो कैपिटल में लगाएगा, और अगर पैसा निकालेगा तो ड्राइंग से निकालेगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। आगे की बात आती है बेटा टर्मिनोलॉजी जो हमारी है वो है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पे इसका मीनिंग सब कुछ समझेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका। लेकिन मैं आपको बताया तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो जाता है बेटा आपका लॉस, जो भी एसेट की वैल्यू कम हुई। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल फोन खरीदा है, अब उसकी कीमत जब आपने खरीदा 10,000 का था, लेकिन अब वो 9,000 का हो गया, तो 1,000 का जो अमाउंट जो कम हुआ उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लॉस बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी में उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद बेटा दो वर्ड और है, एक होता है बेटा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो वर्ड होता है बेटा वो होता है एक ऐसे आदमी को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी लायबिलिटी पे कर सकता है, जो उसका जो भी दायित्व है, जो भी उसके ऊपर उधार है वो अगर चुका दे तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। और इंस्टॉलमेंट उसका अपोजिट हो जाता है, अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा जो भी उसके ऊपर उधार है तो उसको हम इंस्टॉलमेंट का नाम दे देंगे, ठीक है। अब लास्ट में एक पॉइंट और है, उसको ये चैप्टर खत्म हो जाता है। एंटिटी का मतलब होता है बेटा पहचान, और यहाँ पर कानून की नज़र में बेटा जो बिजनेस है उसको सेपरेट लीगल एंटिटी दे रखी है, मतलब बिजनेस और उसका जो ऑनर है वो दोनों सेपरेट होते हैं, वो दोनों के दोनों बेटा सेपरेट। कैसे होते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये बेटा बिजनेस है, इसकी 2 आँखें हैं, ठीक है, इसका मुंह भी है, और ये है बेटा इसका ऑनर। ये क्या है बेटा? उसका ऑनर। तो ये एक अलग सेपरेट पर्सन, ये एक अलग सेपरेट पर्सन, तो दोनों के बीच में एक दीवार है जो कि किसने क्रिएट किया बेटा? लॉ ने क्रिएट किया है, कानून ने क्रिएट किया। तो लॉ की नज़र में बेटा बिजनेस की एक अलग सेपरेट एंटिटी है और ऑनर की एक अलग सेपरेट एंटिटी है, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। तो पहचान आपको समझ में आ गया है। उसके बाद बेटा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है बेटा इसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा है बेटा इसके अंदर कैपिटल, तीसरा बेटा लायबिलिटी असेट्स, और एक्सपेंडिचर आपका इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसमें आपका ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो भी अमाउंट आपने निकाला उसको हम बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इसमें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट में काउंट हो जाती है। तो यही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है और कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो होप सो आप इन सबको याद कर लोगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो बेटा, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं आपको नोट्स देने की सोचूंगा बेटा। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन वाली की बात नहीं है। बस मैं चाहता हूँ ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। आप बेटा अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बच्चे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं हो। इस तरह से वीडियोस आती रहेगी। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो बेटा और अच्छे से मार्क्स लेकर आओ।